सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम 16 अगस्त के पेपर का छोटा सा एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि देश विदेश में जो जो घटनाएं हुई हैं वो आपके परीक्षा को लेके कितना उपयोगी हैं या फिर नहीं हैं। शुरुआत करते ही हमारे प्रथम पेज पे हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में छोटा सा आर्टिकल एक मिलता है। मैं इस पर अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, मगर अभी इसको हम अभी छोड़ देते हैं। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरा प्रयास ये है कि ना पहले हम टू द पॉइंट जो एग्ज़ामिनेशन में काम आ जाए वो आपको हम बता दें, ठीक है, ताकि आपका समय बचे और आप फिर से अपनी पढ़ाई पे वापस आ सको। इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं कि 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीब की जंजीरों को तोड़कर मध्य वर्ग में शामिल हुए हैं। ये डेटा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हुई है। उर्वरक के लिए 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी भी प्रदान की गई है। ठीक है, जो मेन आर्टिकल मेरे सामने आया यहाँ पे, ये आया है सीजीआई साहब DY चंद्रचूड़ जी का। मैं इस पे ये आर्टिकल बेसिकली है प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में सुप्रीम कोर्ट के विस्तार के लिए प्रमुख योजना की घोषणा की। वो योजना में 27 नए कोर्ट रूम, अदालत कक्ष, रजिस्ट्रार कोर्ट रूम, पंजीयक कक्ष और वकीलों व वादियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं शामिल हैं। ये टॉपिक कहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट आएगा? बेसिकली सीजीआई साहब ने कहा है कि नए कोर्ट रूम, नए अदालत कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए, बनाना चाहिए, जिसका प्रस्ताव इन्होंने केंद्र सरकार को सौंप दिया है और फाइल न्याय विभाग के पास है। ये टॉपिक आपका सीधे तौर पे अगर हम बात करें सिलेबस के हिसाब से तो ये टॉपिक आपका न्यायिक अवसंरचना के बारे में है। न्यायिक अवसंरचना, न्यायिक अवसंरचना। इससे जुड़े और टॉपिक्स हैं। बेसिकली ये क्या होता क्या है, न्याय अवसंरचना क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कोर्ट परिसर का बेहतर होना, कोर्ट परिसर की बिल्डिंग्स का बेहतर होना, कोर्ट परिसर का वातावरण बेहतर होना, साफ़ सफाई होना, ठीक है, कोर्ट रूम अच्छे होना, बाहर गार्डन वगैरह होना, जो भी यहाँ पे वादी प्रतिवादी आते हैं उनके लिए बैठने का स्थान होना, इन सब का असर मानव पे पड़ता है ना, इसलिए इंफ्रा बनाया जाता है। दूसरी बात, कोर्ट को बेहतर रूप में चलाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का होना, सिक्योरिटी का होना, ये सब अवसंरचना में आता है। ठीक है, कोर्ट, ये जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजी में कहते हैं, ये मुद्दा हमेशा से बना रहा है। और जो भी छात्र परीक्षा लिखते हैं जहाँ पे अगर टॉपिक है न्याय में सुधार, तो न्याय सुधार में हम बिल्कुल ये बताते हैं कि न्यायिक अवसंरचना को बेहतर करना चाहिए। ठीक है, बहुत से कोर्ट रूम्स की हालत ख़राब होती है। बहुत पुरानी ब्रिटिश कालीन बिल्डिंगें जो जर्जर हालत में हो चुकी हैं, उनमें कोर्ट चल रहे हैं, जो कि गलत है। ख़तरा है वो, दीवारें सील रही हैं, घुटन सी महसूस होती है अगर कोई 1 घंटे के लिए भी वहाँ पे रुक जाता है। दूसरी बात है, ऐसी बिल्डिंगों में खुद जो जज होते हैं उनका भी बैठने का मन नहीं करता है, जिसका कहीं ना कहीं तो असर पड़ता होगा पूरी कोर्ट की प्रक्रिया में। जो भी दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से, उनको कोर्ट में बैठने की सुविधा नहीं होती है। कहीं पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, कोई वकील के कक्ष के बाहर बैठा होता है छोटी सी बेंचों पे, पतली पतली सी। ये सब अवसंरचना में आना है। कोर्ट सुधार में, न्यायिक सुधार की बहुत सी कमेटी बनाई गई हैं जिनमें ये कहा गया है कि कोर्ट परिसर को हरित परिसर बनाना चाहिए, एक ना ग्रीनरी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी आए जिससे, और शौचालयों की सुविधा होनी चाहिए। बहुत से कोर्ट में बहुत बुरी हालत है।
ठीक है। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर्ट्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना चाहिए, ये सब अवसंरचना में आता है ना। कोर्ट अवसंरचना में ये सब बातें आती हैं। जैसे हम जानते हैं कि हाल ही में राजस्थान में ये पिछले वर्ष की बात है, हमारे पूर्व सीजेआई मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित साहब ने राजस्थान में एक बहुत बड़ी, यूयू ललित साहब न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हमारे इनसे पहले जो थे, उन्होंने साहब ने राजस्थान में है ना एक बहुत बड़ी कोर्ट परिसर के बाहर जुडिशल क्लॉक लगाई। एक डिजिटल स्क्रीन थी जिसमें कोर्ट में चल रहे केसों की जानकारी आती थी। मतलब अभी 161वां केस चल रहा है, अभी 10,000 केस पेंडिंग हैं, अभी 2,000 केसों का निपटारा हो चुका है। ऐसे मतलब ये सब अवसंरचना में आता है ना, कि हमें बाहर ही दिख जा रहा है कि क्या क्या कार्यवाही चल रही है। या इसमें नोटिस आते थे कि कोर्ट अब से अब बंद रहेगा। जैसे कभी कभी क्या होती है कि कुछ कुछ मुखिया वकील होते हैं, वो झूठ बोल देते हैं, अरे नहीं अभी तो कोर्ट बंद रहेगा, बाद में आना, ये वो। यहाँ ऊपर लिख के आ जाता है कि नहीं कोर्ट इस तारीख से इस तारीख को बंद रहेगा। मतलब क्या है कि ये सुविधा दे रहा है आम जनता को, जुडिशल क्लॉक कहते हैं हमने। तो ये सब कहाँ पे हमारा इस्तेमाल में आएगा, अगर हम न्यायिक सुधार की बात कर रहे हैं। न्यायिक सुधार में जो मुख्य बिंदुओं का जिक्र करा जाता है न्यायिक सुधार में, या फिर बात करूँ मैं जुडिशल रिफॉर्म्स की, इसमें कौन से टॉपिक आते हैं आपके। पहला, कोर्ट में जो केसेस की पेंडेंसी है ना, कोर्ट में बढ़ते केसों की अवधि, जो निपटारण करने की अवधि, उसको कम करने की ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी निपटारा हो केसेस का। अगला टॉपिक क्या आएगा, न्याय क्षेत्र में अवसंरचना का विकास, कोर्ट के परिसर का नए नए सिरे से बनवाए जाएं, ठीक है, बड़े करे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट वहीं पे लगाई जाए एक ही जगह पे ना, ताकि भाग दौड़ आसान हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, कोलिजियम का अक्सर विरोध होता रहा है। इसी भी हमारे न्यायिक सुधार में हम लिखते हैं कि कोलिजियम जैसी प्रणाली पे हमें कुछ तो कार्य करना होगा। NJAC जैसी प्रक्रिया को लाना होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, ठीक है, कमेटी। इसके बाद न्यायिक सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए। न्यायिक सुधार के लिए हमको बिल्कुल रिसेंट का करंट अफेयर का मुद्दा है, जो कोर्ट की छुट्टी हो जाती है, वेकेशन जिसे हम कहते हैं, वेकेशन, ये वेकेशन वाली प्रक्रिया को बंद करा जाए। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस आके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये वाली बात किसने कही थी, जस्टिस RM लोढ़ा साहब। ये हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI रहे हैं हमारे, ये बहुत पहले रहे हैं CJI हमारे, ये है ना, बोबडे साहब के पहले थे ये, RM लोढ़ा साहब। इन्होंने कहा था वेकेशन में क्या होता है ना, कोर्ट पूरे पूरे महीनों के लिए बंद हो जाता है। और जो वेकेशन वाली जो ये प्रथा है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है, कोर्ट बंद हो जाता है। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है आपको पुरानी वीडियोज़ में, जाके देख सकते हो। तो न्यायिक सुधार में हम फिलहाल इन बिंदुओं पे हमेशा जोर देते हैं। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे महिला के खिलाफ अपराध करने वाले सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे। ये हमारे छत्तीसगढ़ से खबर आई है कि CM साहब ने कहा है कि महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ व अन्य अपराध के आरोपियों को राज्य में सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। बघेल साहब ने ये एक बात कही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भारत चीन जल्द विवाद ख़त्म करने पर सहमत। ये कूटनीतिक तौर पे ये अभी बहुत जल्दी इसके ऊपर और बातें आने वाली हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पिछले 3 साल से अधिक समय से बने हुए तनाव हालात के बीच बीते सोमवार को 19वीं दौर की सैन्य कमांडरों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें दोनों देश के बीच LAC से जुड़े बाकी बचे हुए विवादित इलाकों में तनाव को जल्द ख़त्म करने को लेकर सहमति बनी है।
इसके अलावा दोनों पक्ष ये समस्या का समाधान निकालने के लिए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से जारी बातचीत की प्रक्रिया को नियमित आधार पर बनाए रखने पर एकदम सहमत हैं, एकमत हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या अपडेट आएगा। अभी के लिए जानना ज़रूरी है कि हाँ ठीक है, ये हो रहा है, बातचीत चल रही है। ठीक है, संबोधन का संदेश यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले संबोधन दिया है अपना, यहाँ पे अच्छा मेंशन है, इसलिए मैंने पहले पन्ने में छुड़वा दिया था। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह उपलब्धियों के साथ अनेक स्तर पर खड़ी चुनौती पर बात की, उसी यही संदेश सामने आया है कि वे आने वाले वक्त में भी अपने सक्रियता में कमी नहीं करने वाले हैं। यह आमतौर पर उनके भाषणों की समग्रता में तमाम मुद्दों पर होती है। ठीक है ना, ये एक पॉजिटिव आउटलुक है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लेके कि कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने के प्रयास में हमेशा रहते हैं। यह प्रधानमंत्री के रूप में लगातार उनका 10वां संबोधन है, 10वां, जिसमें उन्होंने देश को ये आश्वासन देने की कोशिश की है कि हर तरह की समस्याओं का हल निकाला जाएगा और उनकी नज़र से कुछ छूटा नहीं है ना। एक समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इन्होंने बहुत से मुद्दे बातें की थी, मणिपुर को लेके और बाढ़ को लेके। पिछले कुछ वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर भारत की जो सकारात्मकता की छवि बनी है, उसके लगातार जिस स्तर पर प्रयास किए गए हैं वह अब जग जाहिर है। उसी क्रम में प्रधानमंत्री ने आने वाले दशकों के देशों के तिरंगे के विकसित भारत का प्रतीक बनाने का जनता से आह्वान किया। इस क्रम में सरकार की स्थिरता के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने पिछले 2 आम चुनावों में मजबूत सरकार गठन और सुधारों की उसकी भूमिका रेखांकित की है। ये आर्टिकल बेसिकली आपके सिर्फ समझने के लिए है कि आप पढ़ के जो ये और आर्टिकल है, इसमें आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा, मगर इस आर्टिकल के माध्यम से आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी हो सकती है। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ना कि अगर हमें कोई चीज़ लिखनी हो तो हम कैसे उसे सारी बातें कह भी दें और एक सकारात्मक छवि बनाएं एग्जामिनर के माइंड में। तो ये वाला आर्टिकल आप पॉज करके ज़रूर पढ़ना, मैं आपको ये राय दूंगा। बाकी इसके अलावा डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ला इलाज बनता पर्दे का मर्ज। ये बेसिकली वैश्विक हो या राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के लागू करने में अभिभावकों की भूमिका सबसे अहम है। सीमित समय के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर पारिवारिक स्तर पर बना अनुशासन सबसे ज़रूरी है। स्मार्टफोन के एडिक्शन को लेके ये आर्टिकल है कि स्मार्टफोन को जो हम छोटे छोटे बच्चे अब ज़रूरत से ज़्यादा देख रहे हैं, उससे उनका जो है ना, उनका मानसिक विकास नहीं हो रहा है, उनका मानसिक विकास नहीं हो रहा है, उनका सामाजिक विकास नहीं हो रहा, क्योंकि अब वो ज़्यादातर उन स्क्रीनों में रुक गए हैं आके। अब वो खेल कूद वाला समय उतना नहीं रहा, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन में ही उनका समय बीत जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो लेखक साहब हैं, इन्होंने हमको जो की पॉइंट्स बताए हैं कि बच्चों में मानसिक विकास और सामाजिक विकास अब उस तरह से नहीं हो रहा है। और ये वो नहीं कह रहे हैं, ये खुद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टों में मेंशन है। आगे उसमें मैं आने वाला हूँ। नई पीढ़ी में असामाजिकता बढ़ाती हुई इस जीवन शैली को लेकर सभी फिक्रमंद हैं। ऐसे में पड़ोसी देश चीन को इंटरनेट निगरानी संस्था द्वारा बच्चों के ज़्यादा समय तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाने जुड़े दिशा निर्देश विचारणीय हैं। पता चीन ने क्या करा है? चीन ने जो टिकटॉक वगैरह है ना, इसमें आप जो रजिस्ट्रेशन कराओगे, अगर आप बच्चे हो और आपने उसमें मेंशन करना पड़ेगा, तो उसमें ना टाइमर लगा दिए हैं कि वो ऐप जो है ना कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, क्यों? ताकि बच्चे मोबाइल का कम इस्तेमाल करें। इन नियमों के अनुसार वहाँ नाबालिग को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल पर इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे। कितनी, देखिए पहली बात मैं आपसे चीज़ कहना चाहता हूँ कि चाइना के अगर आप तंत्र की बात करें तो उसे हम पुलिस स्टेट कहते हैं,
और पुलिस स्टेट से मेरा मतलब यहाँ पे पुलिस से नहीं है। पुलिस स्टेट एक तौर पे एक टर्म है, इसका मतलब होता है कि पूरी तरह कानूनी कानूनी लोकतंत्र बनाना, जिसमें सरकार बताती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये थोड़ा सा गलत है, मगर चाइना जिस हिसाब से नियंत्रण रखता है चीज़ों पे, ये हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। और देखिए, सरकारों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जनता को कब कितने बजे मोबाइल खोलना है, कितने बजे बंद करना है, मगर हाँ, सरकारों को थोड़े से कुछ एक्शन लेने चाहिए कि अगर कुछ नियमों से किसी का भला हो सकता है तो हाँ, सख्ती से कार्रवाई करिए। बाकी मैं यहाँ पे चाइना का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि चाइना पूरी तरीके से अथॉरिटेरियन रूल अपनाता है, पूरा कंट्रोल रखता है, जो कि गलत है। सामाजिक विकास उससे भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बच्चों से क्या मोबाइल रोक लोगे आप, जब आप लोगों के कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में हस्तक्षेप रखते हो। चलिए, नो कमेंट्स ऑन द IR पॉलिटिक्स। इस प्रारूप में शामिल निर्देशों के मुताबिक 8 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे को दिन में 1 घंटे और 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को केवल 40 मिनट स्मार्टफोन के साथ बिताने की अनुमति होगी, ठीक है ना। 40 मिनट मोबाइल चलाने की अनुमति है, फिर नहीं चला सकते आप। अच्छी बात है, हमें को इसे सीखना चाहिए। यही वजह है कि बच्चों द्वारा स्मार्टफोन काम में लेने का समय नियत करने के लिए चीन के साइबर स्पेस नियामक द्वारा बनाए इस मसविदे के दिशा निर्देशों पर आमजन से सुझाव भी मांगे रहे हैं। ऐसी बातें उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक भी हैं, है ना। मतलब बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, बच्चे परिवेश के अवलोकन, वस्तुओं के स्पर्श और आसपास के आवाज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। जब हम बच्चे पार्क में खेलते हैं, जब बच्चे मिलते हैं बड़ों से, रिश्तेदारों से, तो वो सीखते हैं, ज़रूरी है उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, ठीक है। ठीक है। सामाजिकता और स्नेह के साथ के अर्थ समझने की इस उम्र में उनके व्यवहार में जिद और आक्रामकता घर कर रही है। ये भी देखा जा रहा है कि बच्चे थोड़े से आक्रामक, एग्रेसिव नेचर के हो रहे हैं आजकल, ठीक है। ऑनलाइन गेम खेलने की उसकी आदत धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि 24 में से 10-11 घंटे वह केवल गेम ही खेलता है। भारत में आए दिन स्मार्टफोन तक सिमटे किशोरों को और बच्चों से जुड़ी दुर्घटनाओं, अपराध, शारीरिक व्याधियाँ, सामाजिक जीवन से संबंधित समस्याएं और कई प्रकार की मानसिक विकृतियों के समाचार आने लगे हैं। पबजी, हम जानते हैं, पबजी को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आई हैं कि पबजी में हारने की वजह से किसी ने गोली मार दी, है ना। पबजी में किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो लड़ाई हो गई, उसमें सर फोड़ दिया किसी का। ये ही तो मानसिक असंतुलन की निशानी है। कुछ तो सुसाइड कर रहे थे भाई साहब बच्चे, गेम में हार गए, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ डेटा आ रहा है। बीते साल संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़े, देखिए ये आपके लिए ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि निबंध में आपके लिए आ जाता है यही टॉपिक, ठीक है, कि तकनीक से क्या क्या तकनीक से बच्चों के विकास में अवरोध हुआ है, ठीक है। तो आप ये डेटा मेंशन करो कि संसद की रिपोर्ट के मुताबिक 37.15% बच्चे में स्मार्टफोन के उपयोग के कारण एकाग्रता के स्तर में कमी आई है। मतलब वो उतना अब फोकस नहीं कर पाते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का बच्चों के शरीर, व्यवहार और मन पर पड़ने वाले असर पर हुए अध्ययन के सामने आए हैं कि 23.80% बच्चे सोने से पहले भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। डेटा है भैया, डेटा। उत्तर लेखन में डेटा काम में आएगा, तभी तो उत्तर बढ़िया होगा जब डेटा लिखोगे आप, ठीक है। इससे बनी घातक मनोस्थिति का ही परिणाम है कि मोबाइल के लिए भाई बहन पर चाकू से हमला करने, खुद को नुकसान पहुंचा लेने या किसी आपराधिक घटना में लिप्त होने की खबरें आती रही हैं। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन टाइम निर्धारित करते हुए कहा है कि पर्दे के सामने बच्चों को निर्धारित समय से ज़्यादा वक्त बिताना नहीं चाहिए। ये एक टर्म है जो हमें और आपको जानना चाहिए। स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम, ये एक टाइमर टाइप प्रक्रिया के लिए बात करी जा रही है कि हम ये सेट कर दें कि बच्चे कितने समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये कोई बड़ा भारी कानून नहीं चाहिए इन चीज़ों के लिए।
अगर आप गार्जियंस हैं, अगर आपके खुद भाई बहन छोटे घर में हैं, तो आप ये तय करवा दीजिए भैया तुम मोबाइल चलाओ, वो मना ही नहीं है, मगर ज़रा प्रयास करो कि तुम इतने से इतनी अवधि के लिए ही मोबाइल चलाना, उसके बाद मत चलाना, ताकि उसके लिए भी ठीक रहे, आपके लिए भी ठीक रहे। तो स्क्रीन टाइम, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 23 में स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को सीमित करने को कहा गया है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये डेटा मिल गया आपको, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। विचारणीय है कि वैश्विक हो या राष्ट्रीय, देखो देखो हम कहते हैं ना सर उत्तर को अंत कैसे करें अपने, कितना बढ़िया उत्तर को अंत करा इन्होंने। विचारणीय है कि वैश्विक हो या राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों को लागू करने में अभिभावकों की भूमिका सबसे अहम है। सीमित समय के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर पारिवारिक स्तर पर बना अनुशासन सबसे ज़्यादा मददगार हो सकता है। प्रौद्योगिकी के सही और सदे उपयोग का मार्ग अभिभावक ही दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स और गार्जियन बड़े भाई बहन भी अगर ये काम कर लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। यहाँ पे एक आर्टिकल आपका आया हुआ है, स्वनियमन के समानांतर। बेसिकली ये आर्टिकल टीवी चैनलों को लेकर है, मीडिया डिबेट्स को लेकर है। मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मगर मैं आपको छोटा सा आइडिया भी देना चाहता हूँ कि बात क्या कह रहा है। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है जो टीवी चैनल हैं इनमें जो डिबेटें हो रही हैं ना, ये पूरी तरीके से अब स्ट्रैटेजिक डिबेटें हो रही हैं। ये सिर्फ भड़काने के लिए, सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी चार लोग का पैनल बिठा देते हैं और उनको लड़वाना शुरू कर देते, जो कि हम लोग ये बात हम सब जानते हैं कि ये होता है। मगर ये बातें अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उठाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीवी चैनलों को भैया अब समझाओ कि ये सब भड़काना, इसका टर्म होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, विचारों को एक ही दिशा में केंद्रित करवाना। ठीक है, बड़ी दुखद खबरें कोर्ट ने संज्ञान में ली कि कुछ कुछ तो सामाजिक संगठनों ने पता है प्रॉपर स्क्रीनशॉट कोर्ट में पेश करे थे पीआईएल में, कि कुछ तो न्यूज़ चैनल अगर छोटी सी भी खबर है, मान लीजिए कहीं पर लड़ाई हो गई, तो पता है न्यूज़ में फ्लैश करवा रहे हैं धार्मिक न्यूज कि एक गुट, एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पे पत्थरबाजी करी, भले ही वो लड़ाई हुई थी कोई पर्सनल दो लोग के बीच में, तो उनके झुंड आ गए, उनके लोग आ गए, मगर न्यूज़ चैनल में क्या पोलराइजेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर चिंता व्यक्त करी है। शीर्ष अदालत की ओर से भारी जुर्माने की वकालत दरअसल इस हकीकत से जुड़ी है कि टीवी चैनल किसी समाचार या घटना को प्रस्तुत करते ही कई बार नाहक ही विवाद या सनसनीखेज शक्ल दिखाकर पेश करने से नहीं हिचकिचाते हैं। मैंने कहा ना सब जबरदस्ती सनसनी बना दी। कुछ साल पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत, जो एसएसआर हमारे एक्टर थे, की प्रस्तुति के दौरान टीवी चैनल पर उन्मत्त पैदा करने तक का आरोप लगे थे। हम जानते हैं कि थोड़ा सा ऐसे पोलराइजेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद बम्बई हाईकोर्ट ने टीवी चैनलों को स्वयं नियमन की नाकाफी बताते हुए इसे सख्त बनाने की बात कही थी। सही है कि मीडिया के अन्य माध्यमों की तरह टीवी चैनल भी समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य अहम जरिया होते हैं, इसीलिए संभव है कि इनके खिलाफ सख्ती के काव्यात की अभिव्यक्ति को भी बाधित करने की कोशिश के तौर पर देखा जाए। स्वनियमन, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली जो हमारी मदर टंग होती है, निज भाषा, इससे कितना अच्छा विकास हो सकता है इसकी बात की गई है। चीन, जापान, इजराइल, अमेरिका विश्व में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वह अपनी भाषा में सोचते और पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा आविष्कार इजराइल, अमेरिका या यूरोपीय देशों में ही क्यों है? उसका कारण है कि उनकी अपनी भाषा, देखिए पूरा उनके कोर्स करिकुलम उन्हीं की भाषा में होता है। अंग्रेजी कोई सर्वमान्य भाषा नहीं है। दुनिया में 193 देशों में से बहुत सारे देशों में अंग्रेजी नहीं है, लेकिन हर तरफ साफ देखा जा सकता है कि पूरे देश में अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ता जा रहा है।
शहर से लेकर गांव तक अंग्रेजी के आतंक से बच्चों को डराया जा रहा है। अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी माध्यम के। बाकी सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी को हकीकत छिपी नहीं है। वहीं अच्छी नौकरियों में अंग्रेजी को या तो वरीयता दी जाती है या भर्तियां सिर्फ अंग्रेजी के लिए ही निकाली जाती हैं, यानी व्यवहार में हिंदी वालों के साथ फ़र्क बरतने की पूरी व्यवस्था की गई है। अगर कोई परीक्षा दोनों माध्यम में आयोजित होती है तो साफ साफ कह दिया जाता है कि अगर कोई भाषाई विवाद हो तो अंग्रेजी भाषा ही मान्य होगी। देखिए इतना बढ़िया आर्टिकल है। अगर कोई छात्र मूल भाषा हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी में पढ़ता है तो उसके सोचने एवं समझने की ताकत बढ़ती है कि वह अंग्रेजी सीखता नहीं, रटता है ना। सच है, बिल्कुल सच है। ये हमारे प्रदीप कुमार कुशवाहा साहब कह रहे हैं, गोपालगंज बिहार से। कितनी अच्छी बात कही है। गांव के युवाओं के साथ न्याय करें, अंग्रेजी का डर इतना ज़्यादा है कि कई स्थानीय भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं इसलिए आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर रहा। ये वाला आर्टिकल वित्तीय मामलों में साइबर अपराध, जानते हैं कि है ना ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, तो उसको लेके है। आप ही पढ़ लीजिएगा, मैं इसको मैंने जूम कर दिया है आपके लिए। ये बेसिकली क्या है ना, वो आप जानते हैं कि आजकल क्या होता है, फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आते ही क्या होता है, OTP बता दीजिए या फिर कोई आपको SMS भेज देंगे और आप उस लिंक पे क्लिक कर लोगे, फिर उससे क्या होगा, आपके बैंक से पैसे उड़ जाएंगे। तो साइबर फ्रॉड को ही यहाँ पे डेटा दे रखा है, थोड़ी बात करी गई है साइबर फ्रॉड को लेके। समिति एक बनाई गई थी साइबर साक्षरता, साइबर सुरक्षा के लिए, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा की तरफ से पेश की गई इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और ज़रूरतों के आधार पर अगली पीढ़ी की पद्धतियों को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम वैश्विक पद्धति को अपनाना होगा। केंद्र सरकार के मुताबिक साइबर अपराध से निपटने के लिए अगस्त 2019 में एक राष्ट्रीय डिजिटल अपराध पोर्टल शुरू किया गया है। और जब से शुरू हुआ उससे 23 लाख से अधिक साइबर अपराध की सूचना मिली है। ठीक है ना, जो हम कॉल करते हैं उनको रिपोर्ट करवाते हैं अपनी जो हमारे अपराध हुए हैं, साइबर क्राइम। ये डेटा है, देख लीजिएगा आप। अब हम ये भी जानते हैं कि हेल्पलाइन नंबर है 1930 पे आप कॉल करोगे और कोई भी आपका ऑनलाइन फ्रॉड अगर हुआ है तो आपको सरकार प्रयास करेगी कि आपका पैसा वापस लाया जाए। ठीक है ना। इसमें आपको डिटेल्स देनी होती हैं अपनी। डिटेल कैसे देनी होती है, आपको बताना होता है कि कौन से खाते से निकला है, कितना निकला है। तो ये पहले इस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोई फर्जी कॉल ना आ जाए। और हाँ, अगर ये सही में धोखाधड़ी हुई होती है, जो कि पता लग जाती है, ये ना प्रॉपर आपकी स्टेटमेंट देख लेंगे बैंक की कि हाँ आज अचानक से कोई एक रैंडम नंबर से 901111 से इनके UPI पैसा निकाल ले गया कोई, मतलब कि ये बंदा था ही नहीं इनका। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन बहुत कार्य कर रही है। केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री CPFIR पर भी घरेलू भुगतान धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए जाते हैं। ये हमारे सामने आंकड़ा है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बोलते हैं ना सर हम डेटा कैसे मेंशन करें, डेटा कहाँ से लाएं, लो डेटा अभी नोट्स में इसको ऐसे ही ऐड कर लेना। बीते सालों में कैसे बढ़ते घरेलू भुगतान धोखाधड़ी केस। अकादमिक अंक हस्तांतरण योजना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में था कि अगर, मैं आपको बताता हूँ क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की एक ना ये सिस्टम बनाया गया। ठीक है, अब इसका लागू नहीं किया जा रहा है। अच्छा ये है क्या, यहाँ पे आ जाओ। मान लीजिए कोई विद्यार्थी अपनी स्नातक की पढ़ाई पहले साल के बाद ही छोड़ देता है और उसके द्वारा पढ़े गए विषयों के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा रहेंगे। और जब कभी वह विद्यार्थी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहता है तो वह उन क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी कोई एक पेपर किसी अन्य विश्वविद्यालय से करना चाहता है तो ये भी तभी संभव है जबकि सभी विद्यालय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सक्रिय रूप से जुड़े हों, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अच्छा ये प्रक्रिया क्यों करी गई है, ताकि ना एक लचीलापन मिले छात्रों को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन टारगेट है ना कि रटने वाली फ़ौज खड़ी नहीं करनी है, एक रटने वाली फ़ौज खड़ी नहीं करनी है। हमें एक ऐसे युवाओं की फ़ौज खड़ी करनी है, एक ऐसे देश के लिए युवा बनाने हैं जिनमें
वैचारिक विकास हुआ हो, जो भीड़ से अलग उठ सकें। अगर किसी छात्र को लगता है कि वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करे या अपना कुछ करना चाहे, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसे भी आसान कर दिया गया है। पर बात यह है कि उसका अब क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा है। नीतियाँ तो बन जाती हैं, नीतियों का प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण है ना के मुताबिक 4.14 करोड़ विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इस समय, ठीक है ना, लगभग 4 करोड़ मान लो। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की वेबसाइट के मुताबिक सभी तक केवल 1 करोड़ विद्यार्थी की ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर आईडी बनी है। अब जाना, ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, वेबसाइट है प्रॉपरली, आप इसमें अपनी आईडी आप खुद ही बना सकते हो। ये सरकार ने दिया सुविधा ही है आप लोग के लिए। ये वेबसाइट आंकड़ों के लगातार अपडेट करती है। इस वेबसाइट के मुताबिक देश के 1469 उच्च शिक्षा संस्थान एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ गए हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ने अभी विद्यार्थियों की आईडी ही नहीं बनाई है, ठीक है। तो ये हमारे लिए मुद्दा है शिक्षा विकास में। अगर हम बात करें कि ये आर्टिकल कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो ये उच्च शिक्षा विकास, हायर एजुकेशन डेवलपमेंट में, ये देश में शिक्षा के विकास में ये ज़रूरी है। ये देश में ये आर्टिकल ज़रूरी है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में के कमियों के ऊपर। अगर ये आपको मेंशन करना पड़ जाए, मान लीजिए नकारात्मक पॉइंट में, कि क्या इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ नहीं हो रहा है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नाम की एक जो इसमें योजना थी, उसका इस प्रॉपर इस्तेमाल नहीं लाया जा रहा है, ठीक है। डेटा हमको मिल चुका है कि इस समय लगभग 4.14 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा में पंजीकृत हैं, जिसमें से मात्र 1.37 करोड़ छात्र ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का लाभ उठा पा रहे हैं। अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से पूछिए कि भाई साहब क्या आपने हमारे लिए सुविधा दी है। यहाँ पे हम देखते हैं भारत में 2 साल में 2,650 करोड़ के मनुष्य के बाल निर्यात किए। हम जानते हैं जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, ये जो अपने सैलून होते हैं ना, जो बड़े शहरों में सैलून होते हैं, छोटे शहरों में भी सैलून होते हैं, ये लोग ना इनको बेचते हैं और इनकी विग बनाते हैं। विग जानते हैं ना, नकली वाले बाल जो होते हैं, जो पिक्चरों में काम आते हैं, हमारे टीवी इंडस्ट्री में काम आते हैं। प्रॉपर साफ़ सफाई की जाती है, क्लीनिंग होती है, नकली विग बनाई जाती है। विदेशों में बहुत इस्तेमाल आते हैं, विदेशों में। इसी को लेकर डेटा है कि हमने अभी तक 2,650 करोड़ का कारोबार कर लिया है इसमें। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखित जवाब में उच्च सदन को बताया है कि मानव बाल एवं बाल उत्पाद संघ और प्लेक्स काउंसिल के मुताबिक भारत दुनिया में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत है। ये डेटा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा और कोई नहीं कह रहा है, खुद केंद्रीय राज्य मंत्री जी कह रही हैं, अनुप्रिया पटेल। डेटा मिल गया आपको, हो सकता है कभी पूछ ही ले इस चीज़ को लेकर, ठीक है। बस ये बेसिकली मनसा देवी जी को लेके है। हम जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहाड़ों पे ना अब खतरा है। मनसा देवी जी के जो पहाड़ी है उसमें क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे वो कमज़ोर होती जा रही है। उत्तराखंड की तीर्थ नगरी हरिद्वार में पौराणिक मंदिर मनसा देवी और उसकी शिवालिक पर्वतमाला खतरे में मुहाने पे खड़ी है। मानवीय गतिविधियों के बढ़ते दबाव के कारण ये पहाड़ियाँ कभी भी अपने अस्तित्व हो सकती हैं, ठीक है ना। खतरा है पहाड़ों पे। भारी बारिश के कारण स्थानों में ये धंस गई हैं ज़मीनें बहुत जगहों पे, ठीक है। तो इसको लेकर सरकार एक्शन लेगी। रुड़की की आईआईटी रुड़की ने लेकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तक अन्य क्षेत्रों में पर्यावरण उत्तराखंड के बदौलत मौसम के मिजाज की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पर्वतमाला में इसी तरह से लगातार अतिक्रमण और पेड़ों का कटान होता रहा, देखिए अब आप देखो मुद्दे पे आओ,
कि पेड़ों से क्या मतलब है भाई। देखिए पेड़ होता है ना यार, हम लोग पेड़ को काटे जा रहे हैं। पेड़ की जड़ें होती हैं, ये आसपास की मिट्टी को रोक के रखती हैं, आसपास की मिट्टी को रोक के रखती हैं। कितनी भारी बारिश क्यों ना आ जाए, कितनी लैंडस्लाइड क्यों ना हो जाए, नुकसान कम हो जाता है। पेड़ कहीं ना कहीं रोक के रखता है चीज़ों को, और वैसे भी सामान्यता भी। मगर अगर हम, क्या है ना, हम अगर इस पेड़ को ही काट देंगे तो मिट्टी तो वैसे रुकने से रही। तो अगर पहले थोड़ी बहुत बह रही थी, अब पूरा बह जाएगा सिस्टम आपका। इससे क्या हो रहा है, जितनी ढलानें हैं ये कमज़ोर हो रही हैं। ठीक है, चलिए तो चट्टान है, मैं ये बात करूँ जो मिट्टी वाला क्षेत्र होगा इसका, वो कमज़ोर हो रही हैं। इससे क्या हो रहा है, धंस रही हैं। ठीक है, धंस रही है। तो यहीं पे लेखक साहब कह रहे हैं कि पेड़ का कटान अतिक्रमण। पर्यावरणविदों के अनुसार मनसा देवी मंदिर जिस पर्वत पर है वहाँ भी झुक रहा है। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज कहते हैं कि जिस तरह से मनसा देवी पर्वतमाला पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, उससे मंदिर की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में भी कि पहाड़ों पे विकास तो हो रहा है, मगर विकास भी कहीं ना कहीं विनाश का कारण बन रहा है। और यहाँ तो हम विनाश की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें थोड़ा सा पहाड़ों पर जो अब ना भार बढ़ रहा है, चाहे वो आधुनिक विकास का हो, रोडों का निर्माण का हो, पर्यटकों का हो, थोड़ा रोकना पड़ेगा। कुछ तो हमें पाबंदी लगानी पड़ेगी। हाँ, नैनीताल हाईकोर्ट ने भी कई बार कहा है कि अगर जो टूरिज्म वाले एरिया हैं वहाँ पे अगर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ पहुँच रही है तो जितने भी शहर नगर प्रशासन है उन्हें कुछ एडवाइजरी जारी करनी चाहिए पहले से ही कि यात्रियों की संख्या अति अधिक हो चुकी है, अभी ना आए, है ना। कुछ तो करना चाहिए ना। यहाँ पे दुखद खबर है, सुलभ इंटरनेशनल आप जानते हैं कि संस्थापक विदेश्वर पाठक जी का निधन हो गया है। तो ये आपका करंट अफेयर में आ सकता है। बहुत बड़ी शख्सियत हैं ये, एम्स में भर्ती थे, प्रधानमंत्री मोदी जी तक अपनी इनके मृत्यु का बहुत ही दुखद लगा उनको भी, तो उन्होंने ट्वीट भी करा था जिसको लेके। ठीक है, नए एफपीओ किसान होंगे अधिक सशक्त। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि एफपीओ का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एफपीओ का मतलब होता है दोस्तों, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। ठीक है, कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और छोटे किसानों को सशक्त बनाने में किसान उत्पादक संगठन एक अभिप्रेरक के तौर पर उभरे हैं। ठीक है, अब मैं इस पर नहीं जाऊँगा। अभी नरेंद्र सिंह जी ने कहा है, नरेंद्र सिंह हमारे मंत्री हैं, ठीक है, किसान कल्याण मंत्री हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 2.60 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुरक्षा के तहत किसानों द्वारा 29,000 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा कराई गई। डेटा है, डायरेक्टली आप पढ़ लीजिएगा। आज के लिए हम अखबार में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये अध्ययन अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसा आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट करा है, इस बार भी करिएगा। पुरानी वीडियोस को जाके देखिए ताकि आपको पुराने आर्टिकल्स भी कवर्ड रहें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करके सहयोग दीजिए, सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर प्रयास करूं। और हिंदी माध्यम में मैं करूंगा। हिंदी माध्यम में मैंने कार्य शुरू कर दिए हैं। करंट अफेयर से लेके कंटेंट मटेरियल आपको समय रहते बहुत जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा, जितना संभव हो सके मेरे द्वारा और मेरे टीम द्वारा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।